बच्चों, अब हम एक नए राजवंश पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका और इनके राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इस पाल वंश के इस वंश का उद्भव बंगाल में 750 ईस्वी में। पाल वंश का राजा पूछना है आपको तो आप पाल गोपाल ऐसे याद करना। पाल गोपाल बंगाल, तो बंगाल का राजा है ये, जिसने गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण राजा, दूसरा राजा और आता है जिसका नाम है धर्मपाल। क्या नाम है? धर्मपाल। तो धर्मपाल जो है वो बंगाल का यानी पाल वंश का दूसरा महान राजा है। इस धर्मपाल ने कन्नौज तक अपना साम्राज्य बढ़ाया और साम्राज्य बढ़ाने के बाद इसने प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों जैसे महान महान वंशजों के साथ मिलकर एक त्रिकोणात्मक संघर्ष लड़ा है इसने, धर्मपाल ने, और अपने राज्य की रक्षा की है। फिर उसका बेटा है, उसका पुत्र और उसका उत्तराधिकारी देवपाल, उसने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की। देवपाल जो है वो अपनी राजधानी कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया? बंगाल। तो पहले राजधानी पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र राजधानी बनाई देवपाल ने। और देवपाल जो था, इसने, धर्मपाल का बेटा है देवपाल, और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया? बंगाल ले गया। भाई ध्यान रखना, पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया अपनी राजधानी। उसकी राज्यसभा में सुमात्रा, बाली के पास, इंडोनेशिया के पास सुमात्रा आता है। सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। उसकी राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का एक दूत आया था। और देवपाल के बाद पाल वंश की राज्य शक्ति, देवपाल के बाद पाल वंश की राज्य शक्ति शासक जो थे वो निर्बल थे। और निर्बल होने के कारण इस देवपाल के शासनकाल में गुजर प्रतिहारों ने जो है इसके शासनकाल पर अधिकार कर लिया। युद्ध करके, आक्रमण करके इसकी शक्ति क्षीण हो गई। इसके बाद कोई ऐसा पावरफुल राजा आया ही नहीं, तो गुजर प्रतिहारों ने मौके का फ़ायदा उठाया और आक्रमण कर दिया। इसके बाद पाल वंश का 9वां राजा आया जिसका नाम है, 9वें राजा का नाम क्या है? 9वें राजा का नाम है भाई महिपाल प्रथम। तो पाल वंश का देवपाल के बाद 9वां राजा है 9वां राजा है महिपाल प्रथम। तो ये महिपाल प्रथम जो है ये राज्यकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम, महिपाल के राज्यकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम, चोलों का सबसे महत्वपूर्ण राजा है ये, चोल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजा है राजेंद्र प्रथम। तो इसने लगभग 1023 तक 9वें राजा महिपाल के राज्यकाल में, 9वें राजा महिपाल प्रथम के राज्यकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने 1023 तक गंगा के प्रदेशों को जीत लिया। यानी राजा राजेंद्र प्रथम ने अपना साम्राज्य उत्तर भारत में गंगा नदी तक फैला दिया, जीत लिया गंगा नदी के प्रदेशों को। 12वीं शताब्दी के मध्य पाल वंश की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई। पाल वंशी राजा जो है, पाल वंशी राजा बौद्ध थे, बौद्ध धर्म का मानते थे। ठीक है। उसके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई थी पाल वंशों के समय। नालंदा और विक्रमादित्य इम्पोर्टेंट है। पाल वंश के समय नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध, विक्रमादित्य के समय, इसके समय मतलब नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला जो था उनको संरक्षण प्राप्त था पल्लव पाल वंश के समय, आप देख सकते हैं। और इसके बाद आता है आपका कि संरक्षण प्राप्त था प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतीशा, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतीशा। 10वें पाल राजा नयपाल। तो 10वां राजा कौन है? 9वां राजा तो महिपाल प्रथम है, ठीक है, जिसके समय चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने गंगा नदी तक अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था। फिर 10वां राजा आया आपका नयपाल, और नेपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा का निमंत्रण वहाँ भी गया। तो बौद्ध भिक्षु अतीशा 10वें पाल राजा नेपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा निमंत्रण पर आया। तिब्बत के राजा ने इनविटेशन दिया था इसको, ठीक है। अतीशा बौद्ध भिक्षु है और ये 10वें राजा नेपाल के राज्यकाल में आया, और इसको बुलाया किसने था? तिब्बत के राजा ने बुलाया था। पाल वंशी राजा कला और वास्तुकला के प्रसिद्ध प्रेमी थे, इनको कला से बहुत प्रेम था। उन्होंने धिम्मान और विट्टपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया। पाल युग के अनेक
जलाशय दीनापुर ज़िले में आज भी बचे हुए हैं। दीनापुर ज़िला है, वहाँ पर आज भी इसके अवशेष देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका राष्ट्रकूट। इम्पोर्टेंट है राष्ट्रकूट। तो देखिए, सबसे पहले राष्ट्रकूटों के राजा का नाम है दंती दुर्ग। इस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की है। राष्ट्रकूटों का राजा कौन है स्थापना करने वाला? दंती दुर्ग। कब की है? इसने 736 ईस्वी में की है। तो दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में राष्ट्रकूटों के राजा दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी। और राष्ट्रकूट वंश जो है वो नासिक को इसकी राजधानी बनाया। ठीक है, दंती दुर्ग ने महाराष्ट्र के पास नासिक को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश में, राष्ट्रकूट वंश में करीब 14 राजाएं हैं। कितने? नासिक को अपनी राजधानी बनाया दंती दुर्ग ने, पहला राजा है ये, और 14 राजा इसमें राष्ट्रकूट वंश में आए हैं। आप आगे देखिए, दंती दुर्ग जो था वो वातापी के चालुक्यों के अधीन एक सामंत था ये दंती दुर्ग। और इसने 736 में अपना खुद का एक साम्राज्य बनाया और राजधानी नासिक बनाई। ठीक है, चालुक्यों का सामंत था। उसने अंतिम चालुक्य राजा कीर्ति वर्मादित्य को हराया और दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। तो चालुक्यों का अंतिम राजा कौन है? चालुक्यों का अंतिम राजा है कीर्ति वर्मादित्य। इस चालुक्यों के अंतिम राजा कीर्ति वर्मादित्य को इस दंती दुर्ग ने हरा दिया। ठीक है, और हराकर दक्षिण में चालुक्यों की बिल्कुल सत्ता ही समाप्त कर दी। अब आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है 1 नंबर का, उस पर ध्यान दीजिए कि एलोरा कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। एलोरा अजंता नाम सुना होगा आपने। एलोरा का एक प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर। एलोरा अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिला है। और एलोरा में एक कैलाश मंदिर है। उस कैलाश मंदिर का जो निर्माण है बच्चों, कैलाश मंदिर का निर्माण कराया कृष्ण प्रथम ने। किसने कराया? कृष्ण प्रथम। आपको याद रह जाएगा ना, एलोरा मंदिर का निर्माण, एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया। ठीक है, वंश के चौथे शासक यानी राष्ट्रकूट वंश का जो चौथा शासक ध्रुव है, और ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार वंश राजा वत्सराज को हराया। फिर से सुनिए, राष्ट्रकूट वंश का चौथा राजा है ध्रुव। कौन है चौथा राजा? ध्रुव। और इस ध्रुव ने किसको हराया? गुर्जर प्रतिहारों के राजा वत्सराज को इस ध्रुव ने हरा दिया। ठीक है, वत्सराज को इस ध्रुव ने हराया। फिर उसके बाद चौथा राजा ध्रुव है और 5वां राजा है गोविंद तृतीय। राष्ट्रकूटों का चौथा राजा कौन है? ध्रुव। राष्ट्रकूटों का चौथा राजा कौन है? ध्रुव। ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहारों के राजा वत्सराज को हराया, यानी ध्रुव शक्तिशाली राजा था। उसके बाद 5वां राजा आया गोविंद तृतीय। इस गोविंद तृतीय ने भी गुर्जर प्रतिहारों के राजा नागभट्ट द्वितीय और पाल वंश के राजा धर्मपाल को हराया। यानी ध्रुव और गोविंद तृतीय दोनों राष्ट्रकूटों के शक्तिशाली राजा माने गए हैं, शक्तिशाली राजा रहे हैं, क्योंकि ध्रुव ने तो गुर्जर प्रतिहारों के राजा वत्सराज को हराया चौथे राजा ने, और गोविंद तृतीय 5वां राजा था, उसने तो गुर्जर प्रतिहारों के राजा नागभट्ट द्वितीय बहुत शक्तिशाली राजा रहा है। और पाल वंश का राजा धर्मपाल आपने ऊपर पढ़ा है, तो धर्मपाल को भी इस गोविंद तृतीय ने हराया। आप ध्यान से सुनते रहें क्योंकि यही फैक्ट आगे आएंगे तो आपको याद रहना चाहिए। उसके अलावा इस गोविंद तृतीय ने ही राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को पल्लव साम्राज्य से कांची आंध्र प्रदेश के नीचे है। ठीक है, पल्लवों की राजधानी है कांची। तो इस गोविंद तृतीय ने ही राष्ट्रकूटों के साम्राज्यों को मालव प्रदेश से कांची तक फैला दिया। तो 5वां राजा गोविंद तृतीय पावरफुल राजा रहा है, मालव प्रदेश से कांची तक साम्राज्य फैला दिया। इसके बाद राष्ट्रकूटों का छठा राजा आया है अमोघ वर्ष। छठा राजा जो है राष्ट्रकूटों का छठा राजा, ध्यान रखिएगा। चौथा राजा ध्रुव है, 5वां राजा गोविंद तृतीय है, छठा राजा अमोघ वर्ष है। अमोघ वर्ष जो था वो शांति प्रिय राजा था, और इस अमोघ वर्ष ने शांति प्रिय होने के कारण ही 64 वर्ष तक राज्य किया। एक बहुत ही लंबी शताब्दी, बहुत ही लंबा टाइम जो है वो अमोघ वर्ष राजा बनकर रहा है राष्ट्रकूटों का। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमोघ वर्ष ने मान्यखेत को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया। किसको? मान्यखेत को। 64 साल राज्य किया है अमोघ वर्ष ने, छठे राजा ने, और मान्यखेत को राजधानी बनाया। ठीक है, इसके समय एक अरब यात्री
एक अरब यात्री है जिसका नाम है सुलेमान। तो सलमान नहीं है, ये सुलेमान है। तो अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के 4 महान राजाओं में की। ये अरब यात्री सुलेमान इसके शासनकाल में आया और इस सुलेमान ने पूरे संसार में सबको बता दिया, पूरे वर्ल्ड में जाकर बता दिया कि 4 महान राजाओं में से एक महान राजा जो है वो जो है कौन है, वो है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष, ठीक है। उसके बाद और भी राजा आए हैं, कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय ने कन्नौज के राजा महिपाल को हराकर भागने पर विवश कर दिया। फिर है राष्ट्रकूटों का 12वां राजा, उसका नाम है कृष्ण तृतीय। तो राष्ट्रकूटों के 12वें राजा कृष्ण तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूटों को दक्षिण के चोल शासकों में से एक दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हुआ। यानी 12वें राजा कृष्ण तृतीय के समय चोल राजाओं ने इन राष्ट्रकूटों के साथ एक बहुत ही खतरनाक लंबे टाइम तक युद्ध लड़ा, संघर्ष शुरू किया। राष्ट्रकूटों का पराभव कल्याणी के चालुक्यों द्वारा हुआ। राष्ट्रकूटों का पराभव कल्याणी के चालुक्यों द्वारा देखा गया। चालुक्य शासक, चालुक्यों का एक राजा है तेलप द्वितीय नाम है इसका। चालुक्यों का राजा है तेलप। तो आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रकूटों का जो सबसे ऊपर आपने दंतीदुर्ग नाम सुना है, तो दंतीदुर्ग खुद चालुक्यों का सामंत था और सामंतों के राजा को उसने हराया और अपने साम्राज्य राष्ट्रकूट वंश की स्थापना उसने की थी। तो चालुक्यों का राजा तेलप जो है वो 973 ईस्वी में इस वंश के कर्क द्वितीय को हराकर मान्यखेत पर अधिकार कर लेता है। याद कीजिए, मान्यखेत जो है छठे राजा अमोघ वर्ष ने राजधानी बनाई है, अमोघ वर्ष ने, है ना। उस अमोघ वर्ष की राजधानी मान्यखेत पर ये चालुक्यों के राजा तेलप जो है, इस तेलप ने उस मान्यखेत पर आक्रमण किया और अब अमोघ वर्ष की राजधानी मान्यखेत का नया राजा कौन बन गया, चालुक्य, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर है। तो मान्यखेत पर अब चालुक्य के राजा तेलप का अधिकार हो गया है, क्योंकि इसने कर्क द्वितीय, राष्ट्रकूटों के राजा कर्क द्वितीय को हराकर, तेलप ने राष्ट्रकूटों के राजा कर्क द्वितीय को हराकर मान्यखेत पर अधिकार कर लिया। फिर आगे देखिए, राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। संस्कृत और कन्नड़ भाषा के वो पोषक थे, ठीक है। अरबों ने इस वंश के शासकों को बल्लराज संबोधित किया। तो यही लाइन आपकी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समय अरब लोग इनके समय आए थे। अरब यात्री सुलेमान आया ही था, आपको पता है, और उसने कहा कि विश्व के 4 राजाओं में इम्पोर्टेंट राजा जो है वो अमोघ वर्ष है। तो अरबों ने इनके राजाओं को, इनके इस वंश के शासकों को क्या नाम दिया, बल्लराज या बल्लहरा। ये नाम जो है अमोघ वर्ष, ये राष्ट्रकूटों के राजाओं को अरबों ने ये नाम दिया, ठीक है।